नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 3 पाठों का अध्ययन किया है। आज हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। चौथा कौन सा है आपका? यह है आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, यानी इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इसका अध्ययन आज हम करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा क्या होती है और प्रतिजन क्या होता है, और पढ़ेंगे इसके बारे में कि ब्लड ग्रुप है या ब्लड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी प्रतिरक्षा का अध्ययन किसमें किया जाता है। प्रतिरक्षा होती क्या है? आज हम बार बार एक ही शब्द सुन रहे हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ानी चाहिए, यानी इस कोविड-19 के अंदर हम बार बार सुन रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर क्या है, मजबूत होनी चाहिए। तो क्या है ये इम्यूनिटी, इसका हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान किसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा विज्ञान, वैसे तो देखते हैं तो जो प्रतिरक्षा का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वही क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। आपकी रोगाणुओं से लड़ने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं और उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान। ये क्या आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान है, यानी जो आप रोगाणुओं से लड़ते हो उससे हेतु आपके शरीर में जो भी क्रियाएं होती है और साथ में उससे संबंधित जो तंत्र है उसका अध्ययन जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं। अब इस तंत्र में कौन क्या क्या सम्मिलित होता है आपके शरीर का? इसमें हमारी कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं, और लसिका और आपका जो प्रतिरक्षात्मक अंग है वो सम्मिलित हो। लसिका यानी आपके जो प्रतिरक्षात्मक अंग कौन सा है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं? इसमें होता है अस्थिमज्जा, जिसमें किसका निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और लाल प्रवय जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेनोइड बोलते हैं उसको, और थाइमस, यकृत और रक्त, ये सभी किस में सम्मिलित होते हैं आपके इस प्रतिरक्षा विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं इसमें कि ये जो प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार से आपके शरीर में कार्य करती है। तो प्रतिरक्षा है वो 2 विधियों से आपके शरीर में कार्य करती है। दो विधियाँ इसकी। 2 विधियाँ कौन कौन सी है ये? एक तो है आपकी स्वाभाविक और दूसरी कौन सी है, उपार्जित। अब एक तो स्वाभाविक है और दूसरी उपार्जित है। तो स्वाभाविक क्या होती है? जैसे कि स्वाभाविक आप नाम से पता चल जाए, स्वाभाविक यानी ये हमारे शरीर में शुरू से ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। यानी जन्मजात, इसको जन्मजात कहते हैं, सामान्य कहते हैं, और प्राकृतिक या अविशिष्ट जो है ये कौन सी है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। यानी इसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, सामान्य प्रतिरक्षा भी बोला जाता है, प्राकृतिक भी बोला जाता है। सभी प्रतिजनों के विरुद्ध ये समान रूप से कार्य करती है। ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है ये क्या करती है, आपकी सभी जो प्रतिजन है, प्रतिजन कौन से, जो बाहर से आपके शरीर में रोगाणु आक्रमण करते हैं वो कौन है, प्रतिजन। अब जो प्रतिजन है सभी प्रतिजनों में एक समान कार्य करती है। ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा आपके शरीर में पहले से ही क्या है, मौजूद है। अब स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसके कौन कौन से कारक है देखते हैं, इसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं। तो इसमें अनेक कारक है। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक कारक, भौतिक अवरोधक है, उसमें कौन कौन से है स्वाभाविक प्रतिरक्षा में। तो आपकी जो त्वचा है, नासिका छिद्र है, और अन्य अंग में पाए जाने वाले पक्षाभ और जो कशाभ है, यानी जो आपके शरीर में बाल पाए जाते हैं जो त्वचा के ऊपर है, नासिका के अंदर पाए जाते हैं, या आपके शरीर में जो श्लेष्मा पाई जाती है, ये पक्षाभ पाए जाते हैं, ये सभी क्या है, भौतिक अवरोधक के अंदर आते हैं। जो क्या करते हैं, जैसे त्वचा है तो त्वचा और नासिका यहाँ पर क्या है, रोम आपके होते हैं, ये क्या करते हैं, बाहर से यदि कोई तुरंत आपके शरीर में जैसे हानिकारक कोई है पदार्थ है वो आक्रमण करता है तो क्या करते हैं, ये रोक लेते हैं बाहरी। और देखते हैं इसके बाद में रासायनिक अवरोधक कौन से होते हैं। रासायनिक अवरोधक में हम देखते हैं हमारे शरीर में हमने क्या पढ़ा था, पोषण जो पाचन तंत्र वाला भाग है उसमें पढ़ा था कि अमाशय में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, अमाशय में जो हम जब भोजन करते हैं तो बाहर से भोजन के साथ कोई भी रोगाणु
आ जाते हैं या जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको कौन नष्ट करता है? अमाशय में जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्लीय वातावरण के द्वारा उनको नष्ट करता है। जो हमारे योनि भाग है उसमें भी क्या है, लैक्टिक और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है वहाँ का वातावरण अम्लीय रखता है और वहाँ पर कोई भी जो रोगाणु है उनको नष्ट कर देता है। अब आपकी त्वचा है उस पर भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो रक्षा करते हैं, और लार, अश्रु और पसीना, ये सभी क्या है, इसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब और कौन कौन से हैं और इसमें सम्मिलित होता है कोशिका अवरोधक। तीसरा कौन सा है? कोशिका अवरोधक। कोशिका अवरोधक में कौन से हैं? जैसे हमने इस पर अध्ययन किया था कि जो हमारी जो WBC है, WBC किसका कार्य करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और WBC में हमने क्या पढ़ा था? WBC के प्रकार थे, उसमें हमने पढ़ा था कि महाभक्षक और भक्षक कोशिका पाई जाती है। वो क्या करती है, बाहर से जो प्रतिजन आक्रमण करते हैं शरीर में उनको नष्ट कर देती है। तो वो कौन सी है? मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये क्या है आपकी WBC है। जैसे साइटोसाइक्लिक है, वो कौन सी क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक मार्ग कोशिकाएं। ये सभी क्या है आपकी? ये आपकी है WBC, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। अब और देखते हैं, जैसे हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, कई बार थोड़ी चोट लगती है तो क्या है, सूजन आता है। क्या आता है? सूजन। तो वो किसके कारण है? प्रतिरक्षा के कारण आता है। क्यों? और जो आपके ज्वर आता है, यानी आपको जो शरीर गर्म हो जाता है, कई बार देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आपके शरीर में जो प्रतिजन है वो आक्रमण करते हैं, तो वो यदि हल्के प्रतिजन है तो क्या कर देता है, आपका शरीर उनको वहीं पर नष्ट कर देता है, जिसके लिए आपके शरीर का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। ये है आपकी प्राकृतिक विधियों के अंदर सम्मिलित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षी विधि। अब दूसरी आपकी कौन सी है? ये तो थी स्वाभाविक। स्वाभाविक में क्या होता है, आपके शरीर में पहले से मौजूद है, ये जन्मजाति है, सभी में पाई जाती है ये। उसके बाद में दूसरी जो है वो आपकी विधि किसमें सम्मिलित होती है? उपार्जित। उपार्जित यानी बाहर से अर्जित की गई जो भी प्रतिरक्षा विधि है वो दूसरे में सम्मिलित होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में। अब देखते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसे हम देखते हैं कि बाहर से जैसे कोई या तो आपके शरीर में किसी विशेष रोगाणु के जो प्रतिजन है उससे लड़ने की जो क्षमता है वो इसमें उपार्जित में होती है। सबसे पहले तो किससे प्रतिजन किससे आगे जाके किससे मिलता है? सबसे पहले तो मिलता है उनको स्वाभाविक प्रतिरक्षा से, उनका सामना होता है। फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा से यदि वो प्रतिजन नष्ट न हो, उसके बाद में आपका जो कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करेगा? विशिष्ट वाला। इसमें देखते हैं क्या है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि है। इसमें देखो, इसे बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट। अब देखते हैं आपका जो सबसे पहले कैसे क्या होता है इसके अंदर, आपका जो पोषक है, वो पोषक पदार्थ है, जो होस्ट है, वो जैसे ही आपके शरीर में आक्रमण करता है तब क्या होता है, सूक्ष्म जीव के प्रति ये प्रघात होता है। किसके अंदर? प्रतिरक्षा। यानी आपके शरीर में जैसे ही पोषक या होस्ट है वो आपके शरीर में आक्रमण करता है प्रतिजन, तो क्या होता है, आपके शरीर में सूक्ष्म जीव के प्रति क्या है, आघात उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। और फिर क्या होता है, जो प्रतिरक्षा है ये क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। और फिर उस अभिक्रिया के कारण क्या होता है कि जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा है वो क्या हो जाती है, आपकी सक्रिय हो जाती है। और इस प्रकार प्रतिजन को क्या करते हैं, ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या हुआ कि आपके शरीर में इनको क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा बोला जाता है। जैसे ही आपके शरीर में कोई प्रतिजन आक्रमण करता है तो क्या होता है, इसमें एक प्रघात, उन जीवों जो सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है उनके प्रति क्या है, प्रघात उत्पन्न होता है। और जैसे प्रघात होगा उसमें क्या होगा, प्रतिरक्षा है वो सक्रिय हो जाएगी आपकी। और प्रतिरक्षा जैसे ही सक्रिय होगी तो वो प्रतिजन के विरुद्ध क्या करती है, उनको आक्रमण करती है प्रतिजन के ऊपर, और प्रतिजन के ऊपर आक्रमण करके अभिक्रिया करती है, जिससे क्या है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, इन प्रतिजनों को नष्ट करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये आपकी एक तो स्वाभाविक थी और दूसरी उपार्जित। अब जो उपार्जित है वो कितने प्रकार की बताइए आपको, 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कैसे हैं, एक तो है आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी कौन सी आपकी निष्क्रिय। अब सक्रिय वो तो क्या होती है,
आपके शरीर में ही उत्पन्न हो जाती है। सक्रिय है वो तो क्या हो जाती है, आपके शरीर में ही उत्पन्न हो जाती है, और निष्क्रिय है उनको बाहर से देना पड़ता है। जैसे जो इंजेक्शन लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं, वो क्या आपकी है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर के प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं ही प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, वो क्या कहलाती है, आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी ऐसी प्रतिरक्षा जिसका निर्माण अपना शरीर स्वयं ही करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी इसका निर्माण शरीर के अंदर स्वयं अपने आप हो जाता है। ये प्रतिरक्षा केवल क्या करती है, उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। जैसे किसी एक विशेष रोग के प्रति होती है ये, जैसे किसी प्रकार का रोग, जैसे डिप्थीरिया हुआ है, तो डिप्थीरिया के प्रति ये जैसे कुछ ऐसे रोग हैं जिनके प्रति क्या है, हमारे शरीर में रोग जो प्रतिरक्षा है उत्पन्न नहीं हो सकती है, जिसको क्या करते हैं, बाहर से देना पड़ता है। वो किस में आती है, निष्क्रिय में। और सक्रिय में क्या होता है कि जो आपके शरीर में ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरी देखते हैं निष्क्रिय। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमने क्या देखा है कि इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। यानी बाहर से प्रवेश करवाए जाते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या कहलाती है, निष्क्रिय। यानी इनको बाहर से देना पड़ता है। यानी जब बाहर से किसी प्रतिरक्षा को प्रवेश कराया जाता है तो वो क्या कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं होता। यानी इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा विधि है, इसमें शरीर प्रतिरक्षा का निर्माण नहीं करता है। जैसे कौन कौन से हम देखते हैं, उदाहरण के लिए आपको जो डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है, टिटेनस का टीका, डीपीटी का जो टीका लगता है ना, तीनों का, वो क्या है आपकी, वो किसमें आती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ही आती है। ये आपकी सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो किसमें सम्मिलित है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में। अब देखते हैं इसके आगे का भाग है वो क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिजन और प्रतिरक्षा क्या है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो क्या है, प्रतिरक्षा और प्रतिजन। तो सबसे पहले आप सरल विधि में, आप भाषा में आप समझ सकते हो प्रतिजन क्या है। आपके शरीर में कोई भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार का, जैसे आज चल रहा है, आपको सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कोविड-19 है। कोविड-19 है तो इसमें क्या है कि जो कोविड-19 वायरस है वो क्या है, प्रतिजन का कार्य करेगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिजन। यानी उसके अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, आपकी प्रतिजन के रूप में कार्य करती, कोविड-19 के अंदर है वो। उसी प्रकार अन्य जो कोई भी रोग है, कोई भी रोगाणु आपके शरीर पर आक्रमण करता है, वो किस में आता है, प्रतिजन के अंदर। देखते हैं कैसे, क्या बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या है कि बाहरी रोगाणु या पदार्थ, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिजन। जो बाहरी रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिजन कहलाते हैं। जिनका आणविक भार लगभग कितना होता है, 6000 डाल्टन के लगभग, या इनसे अधिक भी हो सकता है इसका आणविक भार। और देखते हैं इसमें ये क्या करती है, ये शरीर में प्रवेश करने के पश्चात कौन, प्रतिजन। जैसे ही आपके शरीर में प्रतिजन क्या करता है, प्रवेश करता है, तो आपकी जो शरीर के दैहिक, आपकी शरीर के अंदर ही है बीटा लसिका है, बी लसिका कोशिका है, वो क्या करती है, वो तुरंत ही प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है। किसका उत्पन्न करती है, प्रतिरक्षा। ध्यान से सुनना ये कि आपकी जो बी लसिका कोशिका शरीर के अंदर वो क्या करती है, प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है। फिर क्या होता है, प्रतिरक्षा वो क्या करती है, प्रतिरक्षा उत्पादन करने वाली जो कोशिका है ना, उनमें क्या करती, रूपांतरित कर देती है। और प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है, और उस प्रतिरक्षा से अभिक्रिया भी करता है। क्या होता है, सर्वप्रथम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपके शरीर में प्रतिजन आक्रमण करा, तो फिर क्या होगा, फिर तुरंत क्या होगी, आपके शरीर में जो बी लसिका कोशिका है वो क्या करती है, वो प्रतिरक्षा उत्पादक जो प्लाज्मा कोशिका है उनमें रूपांतरित करती है। फिर क्या होता है, प्रतिरक्षा उत्पादन की जैसे रूपांतरित करती है, वो प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए प्रेरित करती है, और उस प्रतिरक्षा से अभिक्रिया, प्रतिरक्षा से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। और फिर क्या होता है, ये जो इस प्रकार की क्रियाएं प्रतिजन के साथ होती है। तो अब देखते हैं इसमें ये जो प्रतिजन है वो किस प्रकार की बनी होती है, इसकी संरचना कैसी है। इसमें क्या है, ये प्रोटीन से बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड भी होते हैं इसमें संरचना में, और लिपिड यानी वसा,
न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी से मिलकर ये क्या है बने होते हैं। कौन? प्रतिजन। जिसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है वो क्या है, इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके जो शरीर है, आपके शरीर की जो पदार्थ है वो भी क्या है, ये पदार्थ या कोशिका है वो ही प्रतिजन के तौर पर कार्य करने लगते हैं। यानी कभी कभी क्या है, प्रतिजन आपके शरीर में खुद जो आपके शरीर की कोशिका है या कोई अन्य पदार्थ है वो क्या करते हैं, प्रतिजन का कार्य करने लगते हैं, वो रोगाणु का कार्य करने लगते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जो आपकी कैंसर कोशिका है, यानी कैंसर होती है ना, कैंसर में क्या होता है, जो आपकी कुछ कोशिका क्या होती है वो ट्यूमर का निर्माण कर लेती है, तो वो ही क्या है आपकी प्रतिजन के रूप में कार्य करने लगी कोशिका। जैसे कुछ विषाणु है जो द्वारा संक्रमित है वो भी क्या है आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। अब देखते हैं शरीर में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम क्या होता है। अब देखते हैं पूरी क्रिया दोबारा देखते हैं इसमें प्रतिजन की क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या होगा कि आपके शरीर में प्रवेश करता है प्रतिजन। फिर प्रवेश करने के बाद में सर्वप्रथम क्या होता है, आपकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उनसे इसका सामना होगा। किनका? प्रतिजन का। जब क्या है कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उनसे सामना होते है, यदि स्वाभाविक प्रतिरक्षा उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है प्रतिजन को, तब तो आगे कार्य होता नहीं है। लेकिन यदि स्वाभाविक प्रतिरक्षा से नष्ट नहीं होता है तब क्या है आगे ये क्या कहाँ पर करता है, वो विशिष्ट प्रतिरक्षा के पास भेजता है। ये प्रतिजन कहाँ चला जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा के पास। अब जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है उनको सक्रिय करता है प्रतिजन। फिर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा सक्रिय होने के बाद में ये जो आपका प्रतिजन है वो क्या करता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा से संयोजित हो जाता है और प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा से ये क्या करता है, सामना होता है इनका, और फिर वहाँ पर सक्रिय जो प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया होती है इसमें। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार होती है ये। आपकी जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा और प्रतिजन है दोनों आपस में जुड़ते हैं। कैसे? इसमें होता है एक एंटीजन निर्धारण आता है। क्या होता है एंटीजन निर्धारण या एपिटोप, कि आपका जो प्रतिजन है वो संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता। आपका जो प्रतिजन है, जो रोगाणु है, वो क्या है कि आपकी जो प्रतिरक्षा है शरीर के अंदर उनसे पूरी, आपको जो प्रतिजन है वो पूरे अणु के रूप में नहीं अभिक्रिया करता। तो क्या करता है, उनके कुछ विशिष्ट अंश है वो ही प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप। एपिटोप का अलग से पूछा जा सकता है। एपिटोप या एंटीजनी निर्धारण बोलते हैं इसको। क्या होता है ये, कि आपका जो प्रतिजन का अणु है वो पूर्ण अणु प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता, तो इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। यही क्या कहलाता है आपका एपिटोप। यानी जो विशिष्ट अंश आपका प्रतिजन का जो विशिष्ट अंश प्रतिरक्षी से जुड़ता है वो क्या कहलाता है आपका एपिटोप। अब देखते हैं आगे, जैसे ये जुड़ा, अब इसमें क्या होता है, एक चीज एंटीजन संयोजकता आती है। क्या होती है एंटीजन संयोजकता? आपकी जो प्रोटीन प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजन निर्धारण के रूप में कार्य करती है। क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन है जो प्रतिजन में वो 6 से 8 एमिनो अम्लों की बनी होती है, श्रृंखला होती है ये, और एंटीजन निर्धारण के रूप में ये कार्य करती है प्रोटीन की। यानी प्रतिजन है वो एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन ही है, जो क्या करती है, यानी प्रतिजन जो कितने एमिनो अम्ल से बनी होती है, 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला के रूप में होती है, जो एंटीजन निर्धारण के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। एक प्रोटीन में एंटीजन निर्धारणों की संख्या को क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता। यानी एक प्रोटीन के अंदर जो एंटीजन निर्धारकों की जो संख्या होती है, जितनी भी संख्या हो, वो सभी क्या कहलाती है, आपकी एंटीजन संयोजकता कहलाती है। क्या होती है एंटीजन संयोजकता? यानी एक प्रोटीन में जितनी एंटीजन निर्धारणों की संख्या होगी वही क्या कहलाती है, आपकी एंटीजन संयोजकता। अधिकांश जीवाणुओं में ये कितनी होती है, 100 से क्या हो जाती है, अधिक होती है, 100 से। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसकी संपूर्ण विधि कि प्रतिजन का विनाश की कार्य विधि है वो कितने चरणों के अंदर संपन्न होती है। इसके अंदर है ये कि प्रतिजन विनाश की जो कार्य विधि है वो कितने चरणों में होती है, आपकी 4 चरणों में होती है। 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है, अंतर्निहित और बाह्य
प्रतिजन में विभेद होता है। यानी कौन सा तो आपके शरीर के अंदर का प्रतिरक्षी है, यानी वो सबसे पहले क्या देखता है आपका शरीर ये देखता है कि ये प्रतिजन है वो आपके शरीर के अंदर ही बना हुआ है या बाहर से आक्रमण किया हुआ है। सबसे पहले कार्य ये हुआ। फिर क्या होता है, बाह्य प्रतिजन के ऊपर एंटीजन निर्धारणों की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं का सक्रियण तथा प्लाज्मा सेल का या प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। दूसरा कार्य क्या होता है, जैसे ही उनको पता चला कि बाहर से आक्रमण किया हुआ है तो उन पर वो क्या देखेगी, वो देखेगी कि एंटीजन निर्धारकों की संख्या कितनी है उनके अंदर। फिर क्या, उनकी संरचना देखती है उसकी, यानी एंटीजन निर्धारणों की संरचना देखेगी और उसी संरचना के हिसाब से आपके शरीर की जो बी लसिका कोशिका है उनका सक्रियण होता है, सक्रिय होती है वो, और किसका निर्माण करती है, प्लाज्मा सेल का निर्माण करती है। फिर क्या होता है, ये जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा कोशिका है आपकी, प्लाज्मा सेल का विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण फिर क्या करती है, जैसे ही प्लाज्मा सेल का निर्माण हुआ, ये प्लाज्मा सेल क्या करती है, आपकी विशिष्ट प्रतिरक्षियों का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर क्या होता है, फिर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षी की दोनों की क्रिया होती है। फिर इसमें क्या है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा है वो क्या करती है, यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी जिसको CMI बोला जाता है, उनके द्वारा क्या होता है, प्रतिजन का विनाश कर दिया जाता है। ये होती है आपकी प्रतिजन विनाश की कार्यविधि। क्या हुआ, इसमें 4 चरण हुए। पहले ये देखेंगे कि अंतर्निहित प्रतिजन है या बाह्य है। फिर यदि बाह्य है तो वो क्या करती है, वो एंटीजन निर्धारणों की संरचना देखती है, और फिर बीटा लसिका कोशिका है उनका सक्रियण होता है, फिर प्लाज्मा का निर्माण होता है, फिर प्लाज्मा सेल है वो क्या करती है, विशिष्ट प्रतिरक्षों का निर्माण करती है, और फिर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है, और फिर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होने के बाद में ये जो आपकी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा है वो क्या करती है, आपके प्रतिजनों का विनाश करती है। इस प्रकार प्रतिजन नष्ट होते हैं। देखते हैं दोबारा इसमें क्या है। सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा से इनका सामना होगा, फिर प्रतिजन विभेद होगा बाह्य या आंतरिक, फिर क्या होगा, बी लसिका सेल है उनके द्वारा किसका निर्माण होगा, प्लाज्मा सेल का निर्माण, फिर प्लाज्मा सेल द्वारा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा, फिर CMI है यानी कौन सी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, वो क्या करती है, आपके प्रतिजन का विनाश करती है। इस प्रकार आपके शरीर में क्या होता है, इसी प्रकार आपके शरीर में प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन का विनाश करती है। इसी कारण ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आज हम बार बार सुन रहे हैं कि ये जो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, किस प्रकार, अब हमें पता चला कि किस प्रकार हमारा जो शरीर है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है और वो किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है। अब देखते हैं हम इसके बाद में हम देखेंगे प्रतिरक्षी कि प्रतिरक्षी संरचना किस प्रकार है। ये तो हमने देखा कि प्रतिजन क्या है और किस प्रकार प्रतिजन का विनाश प्रतिरक्षी द्वारा होता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की संरचना आपके शरीर में प्रतिरक्षी होती है। प्रतिरक्षी है उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। देखते हैं कैसे। अब एंटीबॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा को इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, और शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, IG बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, IG। अब जो प्लाज्मा सेल से निर्मित गामा ग्लोबुलिन, यानी इसको क्या बोला जाता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो रक्त और अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। यानी ये जो आपकी प्रतिरक्षा है वो आपकी प्लाज्मा कोशिका है, किसके द्वारा निर्माण होता है प्रतिरक्षी का, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। और जो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा जब इसका निर्माण होता है इसको हमें बोलते क्या है, इसको बोला जाता है गामा ग्लोबुलिन भी बोला जाता है। गामा ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन ही है जो किसमें पाई जाती है, आपके रक्त और अन्य तरल पदार्थों के अंदर पाई जाती है। अब क्या है कि प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन द्वारा बी लसिका कोशिकाओं से क्रिया करने पर उत्पन्न होती है। हमने पीछे पढ़ा है कि प्रतिरक्षी का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा किसके द्वारा है, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा सेल के द्वारा होता है। कैसे होता है, प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन द्वारा बीटा जो बी लसिका कोशिका है उनसे क्रिया करने के पश्चात, यानी जैसे ही प्रतिजन है वो क्या करती है, बी लसिका कोशिकाओं से क्रिया करती है, तो उसी के फलस्वरूप क्या है, आपके जो प्रतिजन पहचानने, ये जो आपकी प्रतिरक्षा है वो उत्पन्न होती है। अब प्रतिजन को पहचानने व निष्प्रभावी करने के लिए
इसको निष्प्रभावी करने के लिए आपकी आपकी प्रतिरक्षी है उसका निर्माण होता है। अब जो प्रतिरक्षी का वह भाग, यानी प्रतिरक्षी हमने पीछे क्या पढ़ा था, प्रतिजन वाला पढ़ा था कि प्रतिजन का वह भाग जो किससे जुड़ता है, प्रतिरक्षी से, उसको क्या बोला था हमने, एपिटोप बोला था। अब क्या है, जो भाग प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, पैराटोप कहलाता है। यानी जो प्रतिजन वाला भाग था वो तो एपिटोप, और जो प्रतिरक्षी वाला भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, आपका पैराटोप कहलाता है। अब संरचना देखते हैं इसकी। अब इसकी जो संरचना है वो किस आकार की होती है, आपकी अंग्रेजी का अक्षर होता है वाई, उसकी जैसी होती है ये। इसमें 4 प्रकार की संरचना होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनी होती है ये। इसमें 4 इकाई होती है, 2 तो होती है बड़ी, उनको क्या बोला जाता है, एच से प्रदर्शित करते हैं, और 2 हल्की और छोटी होती है, उनको किससे, एल से। यानी बड़ी और भारी वाली है उनको एच से, और हल्की और छोटी है उसको एल से। जो किस प्रकार की श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अब एक भारी और एक हल्की, यानी एक तो भारी और एक हल्की, दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, एक द्विलिक का निर्माण करती है। यानी एक द्विलिक का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक तो एच हो गया एक एल हो गया, तो उसको एच एल द्विलिक बोलते हैं। यानी एक द्विलिक का निर्माण करती है, एक भारी और एक हल्की मिलकर एक द्विलिक का निर्माण कर लेगी। अब जब 2 द्विलिक मिल जाएंगे तब क्या होगा, एक प्रतिरक्षी का निर्माण होगा। यानी पहले क्या होगा, 4 प्रकार की हमने क्या पढ़ी कि 4 प्रकार की संरचना है। देखते हैं हम किस प्रकार। इसमें क्या है, देखो इसमें हम देखते हैं इस संरचना के अंदर क्या देखा आपने कि आपने पढ़ा कि ये 4 प्रकार की इकाइयों से बनी होती है। ये 4 कौन सी, 2 तो छोटी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, 2 छोटी होगी, और 2 कौन सी होगी, बड़ी। ये दोनों क्या है, बड़ी वाली है। 4 प्रकार की होगी। अब हमने क्या देखा कि ये जो है आपकी एक बड़ी और एक छोटी, ये मिलकर किसका निर्माण करती है, आपकी द्विलिक का निर्माण करती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि एक भारी और एक हल्की है, वो मिलकर किसका निर्माण करती है, आपकी द्विलिक का निर्माण करती है। द्विलिक का जैसे निर्माण हुआ, फिर ये द्विलिक क्या करते हैं, यानी 2 द्विलिक मिलेंगे, 2 द्विलिक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 2 द्विलिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की आपकी इस संरचना का निर्माण होता है प्रतिरक्षी का। अब देखते हैं कि जो एक प्रतिरक्षी अणु है वो 2 समरूपी अर्धांशों में यदि बांट दिया जाए, यानी एक प्रतिरक्षी है उनको कितने अर्धांशों में बांट सकते हैं, हमें 2 अर्धांशों में बांट सकते हैं। कैसे, इसकी संरचना हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बांट सकते हैं, इस प्रकार, यानी इस प्रकार हम 2 अर्धांशों में इनको बांट सकते हैं। और जब 2 अर्धांशों में बांटते हैं तो ये किससे जुड़े होते हैं, 2 सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी ये जो छोटी और बड़ी वाली संरचना ये भी किससे, सल्फाइड बॉन्ड से, और ये दोनों द्विलिक है। यानी एक द्विलिक तो ये हो गया, एक बड़ी और एक छोटी वन द्विलिक बनाया, एक इधर एक बड़ी और एक छोटी द्विलिक बनाया। इन दोनों को जब जोड़ा जाता, दोनों अर्धांशों को जब जोड़ा जाता है तो इसमें किससे जोड़ा जाता है, सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। और ये जो आपस में जुड़ी होती है वही किससे, सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। और देखो इसमें क्या होता है, इसका जो नीचे वाला सिरा है वो किससे जुड़ा, क्या होता है इसमें COOH होता है, दोनों ही। और ऊपर वाले में क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं इसकी संरचना का निर्माण होता है। और ये जो ऊपर वाली जो ये 2 भाग होते हैं, इसको भी इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो ऊपर वाली जो स्थिति है वो तो कौन सी है, अस्थिर भाग बोलते हैं इसको, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, स्थिर भाग बोलते हैं। अब जो आपका जो अस्थिर भाग है इसमें ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार दिया हुआ है। इसके बाद में हमने क्या देखा कि आपकी जो प्रतिरक्षी है वो 2 समरूपी अर्धांशों में बांट सकते हैं इसको, समान 2 समरूपी यानी समान भाग में। दोनों अर्धांश आपस में डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं, यानी 2 सल्फाइड बॉन्डों से जुड़े होते हैं दोनों। और प्रत्येक अर्धांश H और L किससे जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। अब इसके बाद में जो भारी श्रृंखला है, यानी हमने क्या पढ़ा कि भारी और हल्की 2 श्रृंखला के रूप में होती है। ये जो भारी श्रृंखला है वो इसमें कितने एमिनोमिल होते हैं, 440 एमिनोमिल, जो किससे, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला से बने होते हैं।
और हल्की है वो इसमें कितने अमीनो मोल होते हैं 220 अमीनो मोल, यानी भारी वाले में तो 440 अमीनो मोल और हल्की वाले में 220 अमीनो मोल। प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त की जाती है। दो भागों में कौन सी आपको बताया, एक तो स्तर और एक कौन सी अस्तर। अब जो स्तर भाग अस्तर भाग है आपका वो किससे क्रिया करता है, आपका प्रतिजन, यानी ऊपर वाला जो भाग हमने पढ़ा अस्तर वाला वो क्या है प्रतिजन से क्रिया करता है। और एन इसमें वो उसके ऊपर किस प्रकार होता है NH2 होता है अंश, यानी कौन सा अंश है NH2 वाला अंश है वो प्रतिजन से क्रिया करता है, जिसको क्या बोला जाता है FAB बोला जाता है, इसको दर्शाया जाता है। दूसरा आपका भाग कौन सा है स्तर भाग। स्तर भाग है वो कौन सा अंश होता है स्तर भाग वाला CWH होता है इनके सिरे पर। अब इसको क्या बोला जाता है FC भाग बोला जाता है इनको। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था उसका जो उद्गम स्थल है वो लचीला होता है। क्या होता है लचीला, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिंज या कब्जा बोला जाता है इनको। अब देखते हैं प्रतिजन की संरचना है वो कितने प्रकार की होती है। एक तो एकलक होती है, दूसरी द्विलक होती है और क्या होती है पंचलक होती है। अब जो ये जो प्रतिरक्षी है वो 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। आपकी जो 3 प्रकार की वो तो किसमें सम्मिलित होती है एकलक में होती है, और प्रतिरक्षी जो IgA है वो किसमें होती है द्विलक में, और पंचलक संरचना है वो कौन सी होती है आपकी IgM वाली। उससे पहले थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं इसे संरचना के अंदर किस प्रकार हमने पढ़ा है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तो क्या होती है छोटी वाली संरचना हल्की संरचना, और दूसरी कौन सी होती है आपकी भारी संरचना। दो देख ली हमने, एक तो ये तो भारी होगी, ये कौन सी होगी हल्की। हल्की वालों को हमने इसको क्या बोला L बोला, और H वाले इसको क्या बोला आपने H बोला, बड़ी वाली भारी वाली को। अब इसमें भी इस एक H और एक L है, ये क्या है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अब ये जो दोनों है इनको दो समान रूप में हमें अर्धांशों में बांट सकते हैं, और ये जुड़े किससे होते हैं, ये जुड़े होते हैं दो सल्फाइड बॉन्डों के द्वारा। अब एक तो ये HL और एक ये HL दोनों मिलकर प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, और एक H और एक L मिलकर किसका निर्माण करते हैं एक द्विलक का। दो द्विलक किसका निर्माण कर लिया प्रतिरक्षा का। इसका जो नीचे वाला सिरा है इस पर क्या होता है CWH और दोनों के ही, और ऊपर वाले पर क्या होता है NH2, यानी दोनों ये जो चारों हैं इसमें CWH तो नीचे वाले सिरे में होते हैं और ऊपर वाले सिरे में NH2 होता है। अब जो ये आपका इसको क्या है, इसी को दोनों को हम क्या है दो भागों में और बांट सकते हैं। इसमें जो ऊपर वाला जो भाग है वो तो कौन सा है आपका अस्तर, और नीचे वाला क्या है स्तर भाग है। जो अस्तर भाग है वो किससे जुड़ता है आपका प्रतिजन से। जब प्रतिरक्षी प्रतिजन पर आक्रमण करता है, दोनों प्रतिरक्षी प्रतिजन क्रिया होती है, तब क्या है ये प्रतिरक्षी यहाँ से अस्तर भाग है ये जुड़ता है, और अस्तर भाग का जो उद्गम स्थल है वो क्या है आपका लचीला होता है, और कब्जे जैसी संरचना है ये, इसको क्या बोलते हैं हिंज या कब्जा। ये आपकी क्या है प्रतिरक्षी की संरचना है। अब देखते हैं कि जो प्रतिरक्षी है वो कितने प्रकार की है। तो हमने देखा कि प्रतिरक्षी है वो कितने प्रकार की है 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। उसके 5 प्रकार कौन कौन से है देखते हैं। इसमें 5 प्रकार है। सबसे पहला है वो क्या आप देखते हैं वो है, अब देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार है उसका निर्माण हमने किस प्रकार किया है। इसमें ये जो 5 प्रकार है इसके जो 5 प्रकार वो देखते हैं कि यूनानी भाषा के शब्दों से लिए हुए हैं, जो भारी पेप्टाइड श्रृंखला युक्त माना जाता है इसको। तो इसमें क्या है, इसमें है कि सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार गामा से किस प्रकार निर्माण हुआ है। तो गामा शब्द से किस प्रकार निर्माण है उसका प्रतिरक्षी का, गामा से निर्माण हुआ आपका IgG का। अब Ig क्या है, Ig तो हमने देख लिया था कि इम्यूनोग्लोबिन है, हमने शुरू में देखा था Ig तो इम्यूनोग्लोबिन है किसके लिए प्रतिरक्षी के लिए आ गया। अब G कहाँ से आया, G आया इस गामा से। गामा का अक्षर कहाँ से शुरू होता है G से शुरू होता है गामा। तो क्या ये सबसे पहला वाला गामा से किसका निर्माण हुआ IgG, यानी पहली प्रतिरक्षा कौन सी होगी IgG होगी, जिसका मुख्य कार्य क्या है। इसका कार्य है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आंवल को पार करने वाली जो भ्रूण तक पहुंचती है वो कौन सी प्रतिरक्षी है। तो कौन सी आपकी गामा, यानी गामा से जिसका निर्माण होता है वो है IgG। कौन सी है IgG, जो किसको पार कर सकती है आंवल को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है। दूसरी कौन सी है IgM। IgM का निर्माण कैसे हुआ,
IG तो इम्यूनोग्लोबिन हो गया, M कहाँ से आया, म्यू से, म्यू का पहला अक्षर M है तो IgM, जिसका मुख्य क्या है कि सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, यानी सबसे पहले किस प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, IgM का। अब तीसरा कौन सा आपका, IgA, इसको जिसका निर्माण एल्फा से होता है, तो एल्फा से ये इसका मुख्य कार्य क्या है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला जो प्रतिरक्षी है वो कौन सा है, IgA है। और कौन सा और है आपका चौथे वाला है वो IgE, जिसको एपिसिलोन से निर्माण होता है इसका, तो एपिसिलोन में E है पहला अक्षर, तो IgE। इसका मुख्य कार्य है एलर्जी क्रियाओं में भाग लेना, एलर्जी क्रिया उसमें भाग कौन सी प्रतिरक्षी लेती है, IgE। अब है लास्ट में आपका है IgD, जिसका किससे निर्माण होता है, डेल्टा से। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, इसके लिए इसमें नहीं दिया हुआ है। अब इस प्रकार ये 5 प्रकार की आपकी प्रतिरक्षा है। मैं समझता हूँ, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भाग आपका कौन सा कंप्लीट हुआ है, प्रतिरक्षी प्रतिजन वाला भाग, और आगे का भाग है हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप वाला। थैंक यू, धन्यवाद।